करीब 7 साल से एक लड़की गायब थी जिसका नाम हैदर था। दरअसल उसकी बड़ी बहन जिसका नाम ऐना मैरी होता है, ऐना मैरी उसे तलाश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। जहाँ जहाँ भी उसकी संभावना थी वहाँ वहाँ जाती थी, बातचीत करती थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार पुलिस के पास जाती है और पुलिस के पास जाने के बाद एक क्लू बताती है। कहती है कि साहब, जो मेरा सौतेला पिता है, दरअसल उसी के बगीचे के अंदर मेरी बहन दफन है। आप जाकर वहाँ देख लीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। वो कहती है कि मैंने अपने सौतेले भाई और बहन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पिता ने तुम्हारी बहन को यहाँ मारकर दफनाया है। जब इस तरह की बात थी, पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद पूरे नियम कानून के साथ मजदूर लेके अपने साथ जाते हैं। और मजदूर ले जाने के बाद जब उस जगह की, उस बगीचे की जहाँ पर इशारा किया जाता था बार बार, दरअसल वहाँ पर जब जाते हैं और उसकी खुदाई करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसका घर का मालिक होता है जिसका नाम फ्रेड होता है। फ्रेड बार बार मना कर रहा था, कह रहा कि साहब आप यहाँ गलत खोद रहे हैं, यहाँ नहीं है दरअसल लाश। क्योंकि वो हार चुका था। जब पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की और इस मामले की खुलासे की कोशिश की, तब जाकर वो फ्रेड टूट जाता है और वो कहता है कि साहब, मैंने बगीचे में नहीं दफनाया, जबकि उसकी लाश को बाथरूम के पास दफनाया है। आपको यकीन ना हो तो एक बार मेरे कहने से इस बाथरूम के पास जाकर खुदाई कर लीजिए। आखिरकार जब पुलिस से बार बार वो एक ही बात कर रहा है तो मजदूरों को उस बाथरूम के पास लगाया जाता है, उस जगह की खुदाई कराई जाती है और खुदाई करने के बाद पता चलता है कि सचमुच वहाँ पर एक लाश दफन थी जो कि कंकाल का रूप ले चुकी थी। ये मामला फिर इसे कब्जे में ले लिए जाते हैं। कंकाल के जो टुकड़े होते हैं उसके बाद को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो पता चलता है कि इस कंकाल के अंदर एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं की जांघ हैं, यानी कि एक जांघ का हिस्सा एक्स्ट्रा था। अब पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं खनकने लगता है, खटकने लगता है। पुलिस सोचती है कि जहां बार बार रोका जा रहा था वहां भी कुछ ना कुछ है। तभी अदालत के पास फिर जाया जाता है, फिर से उस जगह की खुदाई की बात की जाती है। अदालत आदेश देती है और आदेश देने के बाद जब खुदाई होती है तो हैरान करने वाली बात सामने आती है। दरअसल उस बगीचे में लगभग 10 या 11 के आसपास कंकाल निकल के आते हैं। और जब 10-11 कंकाल निकलते हैं, वो भी लड़कियों के, तब ये कहानी उस देश की यानी कि इंग्लैंड की सबसे चर्चित और सबसे डरावनी कहानी इसलिए कही जाती है क्योंकि उस हवेली को, उस जगह को डरावनी हवेली के नाम से जाना जाने लगता है, पहचाना जाने लगता है। दरअसल आज इसकी कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दरअसल ये तारीख थी 1 जनवरी साल 1995 की। एक फ्रेड नाम का एक कैदी होता है जो कि इंग्लैंड की एक बर्मिंघम एक जगह लगती है, वहाँ पर HM पारिसॉन के नाम से एक जेल है, जेल में था। यहाँ पर ये ड्यूटी लगाई गई थी कि हर 15 मिनट में इस फ्रेड को देखना है कि कहीं ये कुछ गलत ना कर ले। पुलिस वाले जाते हैं और डंडा लेकर बार बार उसकी बैरक में उसके जो सीखे थे, जो सरिये थे, जो दरवाजे थे, उस पर पीटते हैं और आवाज़ लगाते हैं, क्या कर रहे हो। अंदर से आवाज़ जब तक नहीं आती थी तब तक वो बार बार उस दरवाजे को पीटते रहते थे। लेकिन इस बार 15 मिनट से कुछ ज़्यादा का समय हो जाता है। ये सुबह सुबह की बात थी, 1 जनवरी साल 1995 की सुबह सुबह की बात थी, जब पुलिस वाले ने कई बार डंडे से इशारा किया। जब वहाँ से कोई आहट नहीं आती है, आवाज़ नहीं आती है, तब वो सीटी बजाना शुरू कर देता है। और जैसे सीटी बजती है तो उससे ये पता चल जाता है कि ये खतरे की घंटी है। इसके बाद यहाँ पर जेल प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे वो वहाँ मौके पर दौड़ कर आते हैं तो देखते क्या है कि फ्रेड ने अपनी जान दे दी है। बस इतना था कि अब ये ऐसा कोई अखबार नहीं, उस दौर में ऐसा कोई टीवी नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं जहां ये खबर चर्चित ना हो, इसके बारे में बातचीत ना हो रही हो। दरअसल ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक जगह लगती है बिर्कटन, और ब्रिकटन में एक जगह लगती है मर्च माकिल, और मर्च माकिल क्षेत्र में गांव लगता है हियरफोर्डशायर। दरअसल यहाँ पर रहने वाला एक मजदूर गरीब आदमी जिसका नाम होता है वाल्टर स्टीफन वेस्ट, और उसकी पत्नी होती है डेजी हन्ना विल, डेजी हन्ना हिल। और ये पति पत्नी दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और ये मेहनत मजदूरी करते हैं, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे जंगलों में जाकर शिकार करना हो। वहीं इस तरह से इनकी जीवन यापन चल रहा था। और ऐसे करते करते इनको पहला बच्चा पैदा होता है 29 सितंबर 1941 को, और उसका नाम फ्रेड रखा जाता है। फ्रेड के बाद 1951 तक इनको 8 बच्चे पैदा होते हैं। 8 में से 2 मर जाते हैं और 6 जीवित होते हैं। 6 में 3 लड़कियां होती हैं और 3 लड़के होते हैं। अब इन बच्चों को भी वही काम था जो माता पिता काम करते थे, मेहनत मजदूरी, गेहूं की कटाई हो या फिर खेतों की रखवाली करना हो या बगीचों की साफ सफाई करना हो, या फिर लड़कियां जो होती थीं उनका काम होता था जाकर किसी बगीचे में जाकर फल फ्रूट्स इकट्ठा करना। इस तरह से परिवार का भरण पोषण होता था और ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी।
जो सबसे बड़ा वाला बेटा था, जब 12 साल का होता है तब 12 साल का होने के दौरान ही उसकी माँ अपने ही बेटे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। यानी कि सगे बेटे के साथ अपने माँ के साथ वो जो शारीरिक संबंध बनाता था, तब उस बेटे को शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। जब कभी एक बार इंटरव्यू दिया जाता है तो इस इंटरव्यू के दौरान उसने ये बात कही थी, और ये बात भी सामने आता है कि जो उसकी बहनें थीं, दरअसल पिता उसकी बहनों के साथ शोषण कर रहा था। अब उस शोषण की बात कितनी सही थी कितनी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटे वाले बेटे से जब मीडिया ने ये बातचीत की तो उसने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह थी, ये कल्पना थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आखिरकार थोड़ा वक्त आगे बढ़ जाता है, जब वो लड़का 17 साल का हो जाता है तो एक दिन साइकिल से कहीं जा रहा था, टहल रहा था, घूम रहा था। इसी बीच में सामने से कार आ रही थी और कार की ज़ोरदार टक्कर लग जाती है। टक्कर कुछ इस कदर लगती है कि उसके सर में गंभीर चोट आ जाती हैं, एक हाथ टूट जाता है और एक पैर टूट जाता है, और वो 7 दिन बाद उस लड़के को होश आता है। यानी कि वो कोमा में था, ना कोई बोलने की स्थिति में था, ना किसी की बात करने की स्थिति में था। 7 दिन बाद जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि उसके हाथ पैर टूट चुके हैं। आखिरकार वो इलाज वगैरह होता है, और इलाज होने के बाद फिर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार जब 19 साल का होता है, और ये बात है साल 1960 की। दरअसल एक लेडवरी यूथ क्लब होता है, उसकी वो सेकंड मंजिल पर था, और सेकंड मंजिल पे था तो वहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी लड़की थी। सुंदर सी लड़की को देखता है और देखकर उससे कुछ अश्लील इशारे कर रहा था, उस लड़की के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। और ये पहली बार नहीं था, 12 साल की उम्र से लेकर वो 19 साल की उम्र तक पहुंच चुका था। यहाँ तक उसने जो भी लड़की को देखता था, जो लड़की उसको अच्छी लगती थी, या तो उसके साथ वो गलत करता था या उसके साथ वो छेड़छाड़ करता था, लेकिन वो किसी भी लड़की को बख्शता नहीं था, उसे छोड़ता नहीं था। और जैसे ही इस लड़की को गुस्सा आता है, ये लेड वेरी यूथ क्लब की जो लड़की होती है वो उसको बहुत ज़ोर का एक पंच मारती है, और जैसे ही उसको पंच लगता है तो वो दीवार के एकदम साइड में खड़ा हुआ था, दूसरी मंजिल पर था, वहाँ से गिरता है ज़मीन पर। हालांकि उसको इतनी गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन उसे फिर भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब वो हॉस्पिटलाइज होता है तो इसी बीच में उसकी एक बहन होती है, जो सबसे छोटी वाली बहन, जिसका नाम किट्टी होता है, वो अपनी माँ के पास जाती है, माँ से जाकर कहती है कि माँ, भैया को जो चोट लगी है सेकंड मंजिल से जो गिरे हैं उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, अगर वो मर जाते तो शायद ज़्यादा बढ़िया होता। जब सबसे छोटी वाली बेटी ने अपनी माँ से जाकर ये बात कही तो माँ को बड़ा अजीब लगता है। माँ पूछती है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब वो कहती है कि जब वो 12-13 साल का था तब से ही उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा है। उसने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा होगा जब उन्हें तुम्हारी बेटी को गंदा ना किया हो। जब ये बात माँ सुनती है तो माँ ये सुनने के बाद इस बात को दबाने की कोशिश करती है और अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ये परिवार के बाकी लोगों को जब ये बात पता चलती है तो बाकी लोग इस लड़के की शिकायत कर देते हैं, यानी कि फ्रेड की शिकायत कर देते हैं, और उसे पुलिस लेकर आखिरकार चली जाती है। और इस सितंबर 1962 की बात है, माँ की वजह से आखिरकार वो लड़का फिर से जेल से बाहर आ जाता है, और जब जेल से बाहर आता है तो उसकी फिर एक शादी होती है रैना नाम की लड़की से। ये भी साल 1962 की बात है। जब रैना नाम की लड़की से शादी हो जाती है तब उसने अपनी पत्नी से जब बातचीत कर रहा था, उस पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसकी पत्नी तो शादी से पहले से ही प्रेग्नेंट है। जब अपनी पत्नी के बारे में पता चलता है तो वो पूछता है कि कैसे क्या हुआ, तब वो बताती है कि पाकिस्तान का रहने वाला एक ड्राइवर था, उस ड्राइवर से उसका अफेयर था, उसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता, इसलिए उसने अपनी पत्नी को अपने से दूर रखने की बात कर ली, क्योंकि उसके परिवार के फिर लोग ये कहने लगते हैं, दरअसल ये नस्ल भेद का मामला था, क्योंकि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से अगर वो महिला अंग्रेज प्रेग्नेंट हो जाएगी तो जो बच्चा होगा वो बच्चा दूसरे उसका होगा, तो इसलिए उस रैना को वहाँ से निकाल दिया जाता है और रैना यहाँ से चली जाती है। रैना अपनी अलग ज़िंदगी जीने लगती है, और मौका पाने के बाद कुछ दिन के बाद वो दूसरी शादी करता है। फ्रेड दूसरी शादी करता है रोज़ वेस्ट नाम की एक महिला से, और उसके साथ वो ज़िंदगी जी रहा था, और ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। ये तारीख है मई 1992 की, जब उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम लुइस होता है, उस वक्त वो 13 साल के आसपास की थी, और छोटा बेटा उसका 8 साल का था। एक दिन लुइस ने अपनी फ्रेंड से कहा, जब स्कूल जा रही थी, जाकर कहती है कि तुझे पता होगा या यकीन नहीं होगा कि मेरा जो बाप है वो मेरे साथ हर दिन कुछ ना कुछ गलत करता है। लुइस ने अपने पिता फ्रेड के बारे में जब ये बात कही तो उस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था। उस लड़के ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा यही बात सच है, और मेरा पिता बार बार ये कहता है कि अगर ये बात घर से बाहर गई तो देख लेना तुम्हें मारकर
वो बगीचे में दफना देगा, इसी तरह से जैसे कि तुम्हारी सौतेली बहन को दफनाया है। इस तरह की बात जब कही जाती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो फ्रेंड अपनी माँ से जाकर कहती है और माँ को बताती है। ये तारीख थी 4 अगस्त साल 1992 के आसपास की बात है, जब वो बच्चा जाता है अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ, तुम्हें पता है कि मेरी जो फ्रेंड है जिसका नाम लुइस है, दरअसल वो उसने मुझे एक बात बताई है। वो कहती है कि जो उसका पिता है वो भी उसके साथ गलत काम करता है, माँ है वो भी गलत काम करती है, जब ये साथ होते हैं, और छोटा भाई उसका 8 साल का है वो भी गलत काम करते हैं। जब फ्रेंड की माँ ने ये बात सुनी तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है। वो एक पत्र लिखती है और प्रशासन को पत्र लिखने के बाद ये सूचना देती है कि एक घर ऐसा है जहां पर बच्चों के साथ माता और पिता दोनों ही मिलकर गलत काम करते हैं। आखिरकार पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 6 अगस्त 1992 को आखिरकार एक चोरी की झूठी सूचना तैयार की जाती है और उस घर में पुलिस प्रवेश कर जाती है। जैसे पुलिस प्रवेश करती है तो उस 8 साल के बच्चे से और साथ ही उस जो 13 साल की लड़की थी उनसे बातचीत करते हैं। उस वक्त वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन पुलिस ने पूरे घर की जब तलाशी लेती है तो उस घर के अंदर से 99 यानी कि 99 अश्लील वीडियो मिलती हैं। और इस लड़की ने भी कहीं ना कहीं उसकी माँ ने ये धमकाया था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, अगर तुम्हें ये बात किसी को बताई तो देख लेना तुम्हारी सौतेली बहन की तरह तुम्हें दफना देंगे, तुम्हें मार देंगे, साथ ही जो तुम्हारा वीडियो है उस वीडियो को तुम्हारे दोस्तों को दिखा देंगे। इस तरह की बात थी, लड़की डरी हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को फिर भी गंभीरता से लिया, क्योंकि इस मामले में जो घर के अंदर अश्लील वीडियो मिलती हैं और उसके बाद फिर इस लड़की का कोर्ट में बयान कराया जाता है। तो 7 जून 1993 को आखिरकार लुइस ने कोर्ट में जो बयान दिए वो बड़े चौंकाने वाले थे। दरअसल उसने इस बात से इनकार कर दिया कि ये मेरे पिता ने मेरे साथ कभी कुछ किया ही नहीं है। साथ ही जो उसका छोटा भाई होता है उसने भी इनकार कर दिया कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि अपने दोस्त को उसने अलग तरह की कहानी सुनाई थी। और जब मौका आया था पिता के साथ कुछ कार्रवाई कराने का तो हो ही नहीं थी। इसके पीछे बताया जाता है कि जो उसकी माँ होती है उसकी माँ ने अपनी बेटी को डराया, धमकाया, जिसकी वजह से वो बेटी कुछ बोल नहीं पाती है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे पिता जेल चले जाएंगे और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। आखिरकार उस जब मामला बयान नहीं दिया जाता है तो बयान ना देने की वजह से ये बात ख़त्म हो जाती है, उसे जेल से छूटना पड़ता है। लेकिन इसकी पहली पत्नी की बेटी होती है जिसका नाम एना मेरी होता है। एना मेरी लगातार अपनी बहन को साल 1987 से लगातार तलाश कर रही थी। 1987 तक उसकी जो बहन हैदर होती है, दरअसल वो अपने पिता के साथ ही रहती थी, यानी कि सौतेले पिता के साथ रहती थी। और बार बार वो घर में आती थी और पूछती थी कि मेरी बहन कहाँ है। तो बहन के बारे में कोई यहाँ से जानकारी नहीं मिलती थी। घर में 2 बच्चे थे, उन दोनों बच्चों से भी बार बार वो पूछती थी, लेकिन वो बच्चे भी नहीं बताया करते थे। इस बीच में जब उसका पिता जेल चला जाता है साल 1993 में, तब जाकर वो उनसे पूछती है, तब जाकर थोड़ी सी बात बताते हैं कि घर के आंगन में जो बगीचा है उस बगीचे में उन्होंने तुम्हारी बहन को, यानी कि हमारी सौतेली बहन को दफनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर देखिए। अब इसके बाद वो लगातार एना मेरी पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जाने के बाद बार बार कहती है कि साहब एक बार जाकर देख तो लीजिए, क्योंकि मेरे पास पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत हैं। आखिरकार पुलिस ने 23 फरवरी 1994 को पुलिस जाती है, मजदूरों के साथ जाती है ताकि घर में उस बगीचे की खुदाई हो सके। और जब बात खुदाई की आती है तो फ्रेड बार बार मना कर रहा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं। और जब उस कोर्ट के आदेश वाली बात आती है तो कोर्ट के आदेश दिखा दिए जाते हैं। आखिरकार वो अपने इस जो जाल उसने पहले से बुन रखा था उस जाल में वो फंस चुका था। वो डर जाता है, वो कहता है कि बगीचे में नहीं बल्कि उसने अपनी बेटी को बाथरूम के पास दफनाया है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी को बाथरूम के पास क्यों दफनाया है, तो वो कहता है कि कुछ राज की बात थी, उसे पता चल गई थी, इसलिए मैंने उसको दफना दिया। आखिरकार उसकी लाश को निकाला जाता है, लेकिन वहाँ एक जांग की एक हड्डी एक्स्ट्रा मिल जाती है और उस हड्डी से पता चलता है कि ये तो किसी और लड़की की है। उसके बाद फिर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के तहत आखिरकार बगीचे की जो खुदाई की जाती है तो वहाँ से 10 या 11 के आसपास कंकाल निकलते हैं। और जब कंकाल निकलते हैं तो उनके बारे में पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है कि आखिरकार ये कंकाल किसके हैं, किसके नहीं हैं। तो पुलिस ने फिर पिछले का जो पूरा रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया और लोगों से जानने की कोशिश की। और जब 10-12 कंकाल निकलते हैं तो उस दौर में बड़ा हड़कंप मच जाता है। बड़ी संख्या में लोग फिर पहुंचने लगते हैं कि मेरी बेटी गायब है, मेरी बहन गायब है, मेरी माँ गायब है, इस तरह की बातें थी। जब अलग अलग लोग थाने पहुंचते हैं तो 30 से ज़्यादा ऐसे मामले थे जो लड़कियां गायब थीं, उनके बारे में कहीं किसी को कोई खबर नहीं मिल रही थी। जिनमें एक लड़की का नाम आता है एनी मैकोल, जो कि जुलाई 1967 को गायब हो गई थी।
और उसकी लाश भी इसी के घर के अंदर से यानी कि बगीचे के अंदर से निकली थी। उसके बारे में पता चलता है कि वो 8 महीने की गर्भवती थी। इस पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर, दरअसल उस पति पत्नी ने नहीं बल्कि इसने खुद ने मिलकर, फ्रेड ने मिलकर उस लड़की को उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसको मारा पीटा और बताया जाता है कि उसका जो पेट था उसको फाड़ कर उसका बच्चा उसके बाहर निकाल लिया जाता है। कुछ इस तरह का हीनियस उसके साथ क्राइम किया था। उसने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। कुछ ऐसे ही मामला आया था मैरी वेस्ट होम का। दरअसल साल 1968 की बात है। ये बस स्टैंड के पास थी और इसी बीच में जो फ्रेड होता है वहाँ से गुजर रहा था अपनी कार से। उस लड़की को लिफ्ट देता है और लिफ्ट देने के बाद उसका कार के अंदर ही रेप करता है। जब पुलिस ने सख्ती से इस लड़की के बारे में पूछा, उसने कहा कि साहब मैंने उसका रेप जरूर किया है लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की है। जबकि उसकी लाश उस घर के अंदर से यानी कि बगीचे से या घर के अलग अलग हिस्सों में जो खुदाई होती है तो वहाँ से नहीं मिलती, लेकिन उसके बारे में वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसके साथ उसने ऐसा कुछ जरूर किया है। ऐसे ही एक मामला था उसकी सौतेली बेटी जिसका नाम शारमेन होता है। शारमेन 15 जून 1971 को लापता हो गई थी। उसकी जो हड्डियां घर के अंदर जो खुदाई होती है उसमें खुदाई में कंकाल मिल जाते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। पता चलता है कि हाथों की उंगलियां गायब हैं, पैरों के भी पैर के कुछ हिस्से गायब हैं, कंकाल पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। तो पता चलता है कि उसकी हड्डियों यानी कि उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसके साथ रेप भी होता था, उसको यातनाएं भी दी जाती हैं और उसको फिर उस घर के अंदर दफना दिया गया था। ऐसे ही मामला था एना का। रैना जो उसकी पहली पत्नी थी, पहली पत्नी अगस्त 1971 को उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये हत्या होती है इसके बारे में पता चलता है कि उस बीच में जो उसका पति फ्रेड होता है, दरअसल वो तो जेल में था। जब पुलिस ने इसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की तो उसका पता चलता है कि सेकंड बीवी जो उसकी थी, दरअसल सेकंड बीवी ने उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उन्हीं जगहों पर दफना दिया था जहां पर बाकी लाशें थी। दरअसल रैना को भी लगातार तलाश किया जा रहा था। एना मेरी जो थी वो लगातार अपनी माँ को भी तलाश कर रही थी और बहन शारमेन को भी तलाश कर रही थी, लेकिन उस वक्त वो छोटी थी इसलिए उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे ही 5वां मामला था सितंबर 1972 का। 8 साल की एक लड़की थी जो एना मेरी थी। एना मेरी ने खुद से जब याद करने की कोशिश की, उसने बताया कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था, लेकिन वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वो कभी भी इस बात को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बात बताएगी, लोगों को पता चलेगा तो फिर वो उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए उसने इस बात को कभी किसी के सामने रखा नहीं था। लेकिन जैसे ही माँ की और बहन की लाश, इनकी कंकाल जो मिलता है, तब उसने इस सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। ऐसे ही एक मामला था 6वां, कैरोल कपूर का। लड़की की उम्र थी 15 साल, उसका अपहरण किया जाता है और जब उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया गया था तो कभी तो उसको बेड पे बांध दिया जाता था, कभी उसको सोफे पर बांध दिया जाता था, कभी उसको कुर्सी पर बांध दिया जाता था और जहाँ जहाँ उसको बांधते थे, बांधने के बाद उसके साथ गलत काम करते थे। पति और पत्नी दोनों मिलकर काम करते थे। इसी बीच में उस लड़की के साथ उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसके भी घर के अंदर दफना दिया जाता है, उसके भी कंकाल वहीं पर मिलता है। और इस बीच में 17 महीनों में 4 अलग अलग लड़कियां थीं जो इस घर के अंदर दफनाई गई थी। ऐसे ही अप्रैल 1975 की बात है। जुआनीता मोट की नाम की एक महिला होती है, उसका भी कंकाल घर के अंदर मिलता है, उसके साथ भी रेप बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे ही एक और मामला था शर्ली रॉबिन्स, जो कि उनके घर पर किराए पर रहने वाली एक लड़की थी। उसकी साल 1977 में शरीर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, पॉलीथीन में पैक करने के बाद उसको दफना दिया गया था। ऐसे ही एक और मामला था एलिसन चैम्बर्स, जो कि 5 अगस्त 1979 को उसे घर में दफनाया था, उसका भी घर के अंदर कंकाल मिला था। और हैदर, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे मामले खुल के सामने आ जाते हैं। दरअसल हैदर के बारे में जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि दरअसल इसको घर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हो गई थी। अगर ये घर से बाहर भाग जाती या चली जाती तो शायद ये हमारी पोल खोल सकती थी, इसलिए इसको मारना ज़रूरी हो गया था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब जेल भेजा तो पति और पत्नी का आमना सामना कराया जाता है। लेकिन पति और पत्नी जब आमने सामने होते हैं तो पत्नी कुछ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि वो जानती नहीं है, उसे पहचानती ही नहीं है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। हालांकि पति ने कभी अपनी पत्नी का नाम सामने से नहीं लिया था और वो चुपचाप रहता है, खामोश रहता है और डरा हुआ सा रहता है और किसी से बात नहीं करता था। जब उसको जेल में बंद किया जाता है तब पुलिस वालों को भी एहसास होने लगा था कि शायद कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा परेशान है, ये कुछ गलत कर सकता है। और वही हुआ। 1 जनवरी 1995 को उसने ये कदम उठा लिया था। और जब ये कदम उठाया था, आखिरकार ये 1 जनवरी 1994 में शायद उसने ये कदम उठाया था। आखिरकार
उसकी जो पत्नी होती है उसे लग रहा था कि अब उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला है नहीं, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की थी तो उसकी पहली पत्नी जब हत्या होती है तब वो जेल में था, इसलिए उस लिंक को जोड़कर आखिरकार इस महिला को भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और वो आज तक भी जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, ऐसा जानकारी मिलती है, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये कहानी इंग्लैंड की बहुत चर्चित कहानियों में से एक थी और इस हवेली के बारे में जब जिक्र होता है तो इसे डरावनी हवेली के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। जब जब इस घटनाक्रम के बारे में जब बात होती है तो वहाँ के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फ्रेड एक ऐसा व्यक्ति था कि उसने 12 साल की उम्र से ही, और जब तक वो बूढ़ा नहीं हो गया, यानी कि 55-53 साल का नहीं हो गया था, तब तक भी वो ऐसे ही लड़कियों के साथ जहां मिलता था वहीं गंदा काम करता था। दोस्तों, जाते जाते नैन्सी फरीदाबाद के रहने वाली हैं, अनिल कुमार गुप्ता हैं और अनम हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।